तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं राजभाषा, इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। इस सीरीज का हमारा ये आज का 18वां क्लास है। इससे पहले टोटल 17 क्लास हो चुके हैं। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो हमारा ये जो क्लास है उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला सवाल। जो सबसे पहला सवाल है वो रिलेटेड है इस्टेब्लिशमेंट से, जहाँ पे पूछा गया है अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट नो कंपनसेशन इज गिवन इन सच केस। क्या पूछा गया है कि कंपनसेशन जो है दिया जाता है एक एम्प्लॉय को, वो किस कंडीशन में नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, मतलब कोई भी कर्मचारी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और उस दौरान क्या होता है, वो शराब के नशे में पाया जाता है, तो उस केस में उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट लागू हुआ था कब, 1923 ईस्वी में, 1923 में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो हुआ था उसके अनुसार और कौन किन किन कंडीशन में जो है मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एक्सीडेंट होता है और चोट जो है, कोई एक्सीडेंट होता है और चोट जो है 3 दिनों से अधिक समय तक नहीं रहता, 3 दिनों से पहले ठीक हो जाता है, तो उस केस में नहीं मिलेगा। अगर कोई नशीली दवाई या शराब के प्रभाव में रहता है तो उस केस में भी नहीं मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर, अगर कोई कर्मचारी जो है जानबूझकर, मतलब सोच समझकर, क्या होता है, किसी भी सेफ्टी से खिलवाड़ करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सुरक्षा से खिलवाड़ करता है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में भी उसे नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ कंडीशन है जब क्या होता है, एम्प्लॉय को कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हु इज द प्लान हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ PH65। प्लान हेड 65 का जो कोऑर्डिनेटर होता है वो कौन होता है, तो इसका सही आंसर है PCPO। प्लान हेड 65 का कोऑर्डिनेटर कौन होता है, वो होता है PCPO। PCPO बोले तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, PCPO। अब चूंकि ये रिलेटेड है पर्सनल से, तो इसमें प्लान हेड के अंदर क्या आएगा, वैसी चीजें आएगी जो पर्सनल से रिलेटेड है। क्या आता है प्लान हेड 65 के अंतर्गत, आता है इसके अंतर्गत आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्लान हेड 65 के अंदर ट्रेनिंग के अंतर्गत जो खर्चे आते हैं, साथ ही साथ एचआरडी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो खर्चा आता है वो प्लान हेड 65 के अंदर रखा गया है। प्लान हेड 65 का कोऑर्डिनेटर कौन होता है, वो होता है PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड इज विद इन द पावर ऑफ। तो क्या पूछा गया है, प्लान हेड के, अगर एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में क्या है, रीअप्रोप्रिएशन करना है, मतलब मान लीजिए किसी एक प्लान हेड में क्या हुआ, पैसा दे दिया गया। मान लीजिए प्लान हेड 65 था, 65 में जो पैसा दिया गया था उसको प्लान हेड 33 में दे दिया गया, तो उस केस में क्या किया गया, रीअप्रोप्रिएशन किया गया। तो उस केस में ये पावर जो है किसके पास है, रेलवे बोर्ड के पास है। अगर प्लान हेड में रीअप्रोप्रिएशन करना है तो उसका पावर रेलवे बोर्ड के पास है। अगर वहीं प्राइमरी यूनिट, इससे पहले क्लास में हमने जाना था, प्राइमरी यूनिट में अगर रीअप्रोप्रिएशन करना है तो उस केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ये पावर किसको दिया गया है, जनरल मैनेजर को दिया गया है। अगर प्लान हेड में करना है
तो उसका पावर रेलवे बोर्ड के पास है। अगर प्राइमरी यूनिट में दी है रीअप्रोप्रिएशन तो उसका पावर जीएम को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एज पर द आर्टिकल 132 मतलब 113 का 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बजट एस्टिमेट आर presented to the parliament in the form of। तो आर्टिकल 113 का जो 2 है उसके तहत जो बजट एस्टिमेट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तो उसका नाम हम लोग बोलते हैं डिमांड्स ऑफ ग्रांट। उसका नाम क्या है? डिमांड्स ऑफ ग्रांट। अब ये डिमांड्स ऑफ ग्रांट क्या है? डिमांड्स ऑफ ग्रांट क्या है? अनुमान है। क्या है? अनुमान है। किसका अनुमान है? खर्चों का, यानी व्यय का, यानी एक्सपेंडिचर का, कितना खर्चा होगा उसका अनुमान है डिमांड ऑफ ग्रांट्स। मान लीजिए रेलवे में आने वाले साल में कितना खर्चा होगा, किस किस चीज में कितना खर्चा होगा, नई लाइनें बनाने में कितना खर्चा होगा, पुरानी लाइनों को ठीक करने में कितना खर्चा होगा, नए डिपो बैठाने में कितना खर्चा होगा, पुराने डिपो के रखरखाव के लिए कितना खर्चा होगा, सिग्नलिंग से रिलेटेड एसेट्स को ठीक ठाक रखने के लिए कितना खर्चा होगा, नई सिग्नलिंग इक्विपमेंट लगाने के लिए कितना खर्चा होगा। ये सारा जो खर्चा मिला के जो अनुमानित खर्चा है, उन अनुमानित खर्चों को एक साथ जो प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, वो किया जाएगा रेलवे की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स। और ये क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। फिर लोकसभा क्या करता है? इसके ऊपर चर्चा करता है, और चर्चा करने के बाद क्या होता है, हर एक डिमांड्स ऑफ ग्रांट पे क्या होता है, विधेयक पारित होता है। क्या होता है? एक्ट पारित होता है कि हाँ इस पे खर्चा किया जा सकता है। और फिर क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा उस खर्चों के लिए दिया जाता है। इसके लिए क्या होती है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वोटिंग होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हाउ मेनी बजटरी रिव्यू आर कंडक्टेड इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितने बजटरी रिव्यू कंडक्ट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 2। कौन कौन सा? पहला तो रिवाइज एस्टीमेट जिसको हम लोग बजट एस्टीमेट भी बोलते हैं, और दूसरा है फाइनल मॉडिफिकेशन। ये दो बजट रिव्यू जो है एक फाइनेंशियल ईयर में रिव्यू की जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इन स्टोर इज क्लासिफाइड एज डेड सरप्लस स्टोर। इट मीन्स, मतलब कहने का है कि कोई भी स्टोर को क्या कर दिया गया, डेड सरप्लस स्टोर घोषित कर दिया गया, डेड सरप्लस स्टोर डिक्लेयर कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो उसका यूटिलाइजेशन है, उसका यूटिलाइजेशन जो है पिछले 24 महीनों में नहीं हुआ है। पिछले 24 महीनों में नहीं हुआ है, ना ही अगले 24 महीनों तक होने की संभावना है। उस कंडीशन में किसी भी स्टोर को डेड सरप्लस स्टोर घोषित किया जाएगा। मतलब पिछले 2 साल से क्या हुआ है, कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, और आने वाले 2 सालों में उसका कोई यूटिलाइजेशन दिख नहीं रहा, तो उस केस में उसे डेड सरप्लस स्टोर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी हमारा स्टोर से रिलेटेड है। स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन बाय। तो जो स्टोर में स्टॉक रखी होती हैं उसका वेरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? अकाउंट्स के द्वारा भी किया जाता है, और स्टोर दोनों के द्वारा जो है स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, बोथ बाय अकाउंट्स एंड स्टोर डिपार्टमेंट। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द रोल ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पेपर सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसडीए। अभी क्या है, जब हम लोग कोई निविदा मांगते हैं या भरते हैं तो उस केस में निविदा भरते के समय जो क्या होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है कि हाँ उस कॉन्ट्रैक्टर को क्या है, काम करने में इंटरेस्ट है, काम करना चाहता है, तो वो क्या कर रखता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है। एसडी भी बोलते हैं इसको।
तो एसडी के लिए जो जमा राशि है वो कहाँ पे रहता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। एसडी के फॉर्म में जो जमा राशि है वो कहाँ पे रहता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या है? एसडी का कस्टेडियन माना जाता है। क्या माना जाता है? कि उसकी कस्टडी में जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है। जब काम कंप्लीट कर जाता है तो वो क्या होता है? वापस सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटा दिया जाता है। तो एक तरह से वो क्या है? कस्टडियन है। क्या है? कस्टडियन है एसडी का, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रिसीप्ट नोट इज इशूड फॉर द मटेरियल रिसीव्ड थ्रू। अब क्या पूछा गया है? रिसीप्ट नोट कब दिया जाता है? जब कोई मटेरियल को रिसीव किया जाता है तो रिसीप्ट नोट दिया जाता है जब स्टोर डिपो में। कब दिया जाता है? स्टोर डिपो में कोई मटेरियल रिसीव होता है तो एक रिसीप्ट नोट दिया जाता है कि हाँ, ये मटेरियल इस स्टोर में रिसीव हुआ है। तो उस केस में क्या दिया जाता है? रिसीप्ट नोट दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इन वर्क टेंडर। अभी हम लोगों ने देखा था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो कस्टोडियन है वो कौन है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसकी कस्टडी में सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट को किस किस फॉर्म में जमा कर सकते हैं? तो इसे या तो कैश के फॉर्म में जमा कर किया जा सकता है, या फिर टीडीआर के फॉर्म में जमा किया जा सकता है, या फिर जब काम होगा तो उस केस में जब काम होगा तो उसका पैसा जब कंट्रैक्टर को दिया जाएगा तो उसी से 10% जो है काट लिया जाएगा। 10% ऑफ ऑन अकाउंट बिल्स में जो है रिकवर कर लिया जाएगा। ये तीन तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट को किसी भी वर्क टेंडर के लिए जमा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्राइमरी यूनिट एलोकेशन डिनोट। अब ये प्राइमरी यूनिट का जो एलोकेशन है वो क्या बताता है? वो बताता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी खर्चा जो है किस पर्पस के लिए होना है, किस उद्देश्य के लिए होना है, वो बताता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है। प्राइमरी यूनिट जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है। सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। बढ़ते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीशन रिपोर्ट। अभी क्या है? जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कोई भी काम खत्म कर देता है तो उसे क्या मिलता है? कंप्लीशन रिपोर्ट दिया जाता है। कंप्लीशन रिपोर्ट का क्या काम है? कंप्लीशन का काम है टू कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट विद द सैंक्शन कॉस्ट एंड रेगुलाइज द सेम। अभी क्या हुआ? रेलवे की तरफ से कोई काम निकला, काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन रिपोर्ट मिल गया। अब कंप्लीशन रिपोर्ट मिल गया तो मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना था। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना था। उस केस में मान लीजिए इसका लागत था 1 करोड़। 1 करोड़ का टेंडर निकला था। अभी क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने बोला नहीं, ये काम जो हम है 80 लाख में ही कर देंगे, 80 लाख में ही कर देंगे। तो जब कंप्लीशन रिपोर्ट मिलेगा और अगली बार जब फिर से इस तरह के बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो देखा जाएगा कि पिछली बार जो इस तरह का बिल्डिंग बनाया गया था उसमें कितना लागत लगा था? 80 लाख रुपए ही लगा था। तो फिर क्या होगा? 80 लाख में ही सेम काम का टेंडर निकलेगा। तो इस तरह ये कंप्लीशन रिपोर्ट का फायदा है कि अगर कोई कम में करता है या फिर उसकी गुणवत्ता अच्छी है तो उस केस में उसका कंपेयर करेगा कि हाँ, एक्चुअल कॉस्ट कितना था? 1 करोड़ का था। सैंक्शन कितना हुआ था? 80 लाख रुपया हुआ था। तो उसी को क्या है, अगली बार फिर से काम निकलेगा सेम तरह का तो उस केस में 80 लाख का टेंडर निकलेगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीशन रिपोर्ट क्या है? टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद द सैंक्शन कॉस्ट एंड द रेगुलाइज द सेम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सिमिलर वर्क्स grouped as one and sanctioned by the board with lump sum in work program are called। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला वर्क बोलते हैं। मतलब एक ही तरह का काम होना है। क्या होना है? एक ही तरह का काम जो है किसी जोन में होना है, अलग अलग डिवीजन में। तो उसके इसमें क्या है, सारे काम को एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है और रेलवे बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया था। तो उस रेलवे बोर्ड क्या करता है, उस काम के लिए सैंक्शन देता है, अपनी तरफ से अनुमति देता है। तो इस तरह का जो वर्क प्रोग्राम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला वर्क बोलते हैं। मतलब एक ही छाते के नीचे सारे काम होने, अम्ब्रेला वर्क कहा जाता है इस तरह का।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सैंक्शन वर्क कॉस्ट बिलो 2.5 करोड़ आर एग्जिबिटेड इन द पिंक बुक अंडर द हेडिंग। तो जो भी काम क्या है 2.5 करोड़ से नीचे है उनको किसके अंडर में रखा जाता है? पिंक बुक में। पिंक बुक में किस हेडिंग से रखा जाता है? लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क के नाम से रखा जाता है। जितने भी सैंक्शन वर्क होते हैं 2.5 करोड़ से नीचे, ध्यान देने वाली बात है यहाँ धनराशि की बात कितनी है? 2.5 करोड़। उससे नीचे कोई भी काम होगा तो उसे पिंक बुक के किस हेडिंग में रखा जाएगा? लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क के हेडिंग में रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ऑथोरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्या है कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया। अभी क्या है, बिल्डिंग बनाने में किसी कारण से देर हो गई, मान लीजिए बारिश ही आ गया, बारिश में नहीं हो बन पाया, या फिर और भी कोई रीजन रहा तो उस केस में नहीं बन पाया। अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी तरफ से क्या मांग करता है कि हमको एक्सटेंशन दिया जाए, उस काम के लिए थोड़ी और मोहलत दी जाए। तो ये जो अथॉरिटी है वो मोहलत देने का अथॉरिटी किसके पास है? जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मतलब टाइम जो है, मोहलत, समय का जो और उसको समय चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, वो उसे दे सकता है। कौन? कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अथॉरिटी, जिसने उस निविदा पे साइन किया है वो दिया जा सकता है टाइम एक्सटेंशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पावर टू डिस्पेंस विथ टेंडर एंड एक्सेप्ट कोटेशन फॉर वर्क वैल्यूइंग ₹10 लाख रिसीट विथ। अभी क्या बोला है कि जो भी काम, कोटेशन काम, यहाँ पे ध्यान देने वाले, कोटेशन के थ्रू जो भी काम होना है, टेंडर के थ्रू नहीं, कोटेशन के थ्रू जो भी काम होना है और जिसकी जो लागत है वो कितना है? 10 लाख रुपए है। तो उसका जो पावर है वो किसके पास है? उसके डिस्पेंस का जो पावर है वो किसके पास है? HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास 10 लाख रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो है, कोटेशन वर्क का पावर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है एस्टेब्लिशमेंट से भी रिलेटेड है, फाइनेंस से भी बोल सकते हैं, रिलेटेड है इन इंटरनल चेक ऑफ टीए बिल्स इन्वॉल्व चेकिंग। अभी क्या है कि जो टीए बिल भरा जाता है उसमें क्या क्या इंटरनल चेक करना होता है? तो सबसे पहले चेक करना होता है, जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे वो साइन करेंगे टीए जनरल में। और ऑब्जेक्ट ऑफ जर्नी जो है, मतलब यात्रा का उद्देश्य, कि क्या रीजन से उसने यात्रा किया, वो मेंशन होना जरूरी है। और वो जो काम होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उपयोगी साबित होगा कि नहीं। अभी मान लीजिए कोई एक स्थान से दूसरे स्थान, कोई भी स्टेशन मास्टर गया क्या, एक स्टेशन से दूसरे स्थान में जब ड्यूटी करने जाता है तो ड्यूटी के पर्पस का उद्देश्य जो है वो लिखना पड़ेगा कि हाँ हमने रिलीवर के तौर पे वहां पे ड्यूटी किया है। तो उस केस में ये चेक करना होता है। साथ ही साथ टाइमिंग ऑफ अराइवल और डिपार्चर ऑफ ट्रेन फ्रॉम हेडक्वार्टर्स नीड टू बी काउंटर चेक्ड विथ टाइम टेबल। अभी क्या है कि मान लीजिए ट्रेन का टाइमिंग भर रहा है तो वो टाइमिंग जो किससे मिलाना पड़ेगा? एक्चुअल ट्रेन के टाइमिंग से मिलाना पड़ेगा कि हाँ वही ट्रेन उस टाइम में पहुंचा था कि नहीं, कोई गलत ट्रेन का नंबर तो नहीं भर दिया। वो सब इंटरनल चेक्स में चेक करना पड़ता है। साथ ही साथ ये भी चेक करना पड़ता है कि जहाँ ड्यूटी करने गया है उसका डिस्टेंस जो है उसके हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से ज्यादा होना पड़ेगा, मोर देन 8 किलोमीटर होना पड़ेगा। ये सब क्या है, टीए के इंटरनल चेक्स में आते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है फर्स्ट ए पास होल्डर कैन ट्रेवल इन 1 AC ऑन प्रिविलेज अकाउंट ऑन द पेमेंट ऑफ। अभी जिसको क्या फर्स्ट क्लास पास मिलता है तो वो क्या कर सकता है? फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर सकता है, बशर्ते उसे क्या करना पड़ेगा? 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ द फेयर पे करना पड़ेगा बिटवीन 1 AC और 2 AC के बीच में। मान लीजिए क्या है, 3,000 रुपया है जो है फर्स्ट क्लास एसी का पेमेंट है, इतना पेमेंट करना होगा। तो अगर किसी को फर्स्ट क्लास ए पास मिलता है तो वो क्या करेगा? 1/3, 1/3 मान लीजिए कितना हो जाएगा? 1,000, 1,000 रुपये पे करेगा तो उसे एसी का जो है
फर्स्ट क्लास एसी का टिकट दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ द फेयर बिटवीन वन एसी एंड सेकंड क्लास एसी। इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये क्लास। जो लोग हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं, ये हमारा फ़ोन पे। साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।